तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण और पक्षियों की कलरव ध्वनियों के साथ मैं सुदेश नैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। दाने हेतु मटर की बुआई पर एक जानकारी। गन्ने की कटाई पूर्व व पश्चात बरती जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियां। मधु निष्कासन के समय बरती जाने वाली महत्वपूर्ण सावधानियां। दलहनी फसलों के अंतर्गत यदि मटर की बात करें तो दाना उत्पादन हेतु मटर की बुआई का कार्य इस समय तेजी पर है। हमारे जो किसान भाई मटर की बुआई अभी तक नहीं कर पाए हैं वे शीघ्र ही उन्नत प्रजाति का चयन कर वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बुआई का कार्य संपन्न कर लें। और इस विषय पर संपूर्ण जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर जीपी दीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं मटर हमारे प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दलहनी फसल है और चने के बाद इसका बड़ा महत्व है हमारे प्रदेश में। जैसा कि आप जानते हैं कि अन्य दलहनी फसलों की तरह इसमें भी जो इसके जड़ हैं उसमें नोड्यूल पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन है उसको ज़मीन में जोड़ते हैं, जो हम कहते हैं कि वातावरण से नाइट्रोजन को ये खींचते हैं और हमारी मिट्टी को से उपजाऊ बनाते हैं। तो एक तो ये उसकी खासियत है कि आपको बहुत ज़्यादा उपज देता है और साथ साथ आपके मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयुक्त है। और इस वक्त ये समय जो चल रहा है इसकी बुआई के लिए बहुत ही उपयुक्त है और हर हालत में 15 नवंबर तक इसकी बुआई हो जाना चाहिए। वैसे तो मटर की खेती जो है विभिन्न प्रकार की मृदा में की जा सकती है, लेकिन हमारे जो प्रदेश की दोमट मिट्टी है वो इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। मटर की खेती के लिए भूमि को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। खरीफ की फसल की कटाई के बाद भूमि की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके 2-3 बार हैरो चलाकर अथवा जुताई करके पाटा लगा के भूमि को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। अच्छे अंकुरण के लिए नमी होना अत्यंत आवश्यक है। जो हमारे प्रदेश में जो संस्तुत प्रजातियां हैं उनमें 2 तरह की प्रजातियां हैं। एक तो है ऊंचे कद प्रजातियां होती हैं जिनमें पहले रचना बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति थी, लेकिन अब हाल के वर्षों में हमारे संस्थान द्वारा 2 बहुत ही अच्छी प्रजातियां विकसित की गई हैं। इनमें आदर्श और अमन प्रजातियां हैं। आदर्श की उत्पादन क्षमता लगभग 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये लगभग 105 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसमें सफ़ेद फफूंद अवरोधक क्षमता भी है, इसलिए ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रजाति है। इसके अलावा दूसरी प्रजाति है अमन, जो कि ऊंचे कद की है, लेकिन ये मुच्छड़ प्रजाति है, ऊंचे कद में। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें पौधे आपस में उलझे रहते हैं, तो ऊंचे कद की प्रजातियां ज़्यादातर फली आने के बाद गिरने लगती हैं, लेकिन ये इसमें मुच्छड़ प्रजाति होने के कारण ये पौधे आपस में उलझे रहते हैं
और ये पौधे सीधे बने रहते हैं। तो इससे एक फ़ायदा ये है कि इसमें चिड़ियों का प्रकोप भी कम होता है और नील गाय भी इसको पसंद नहीं करती है। तो ये दो चीज़ इसके इसलिए भी आपके क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयुक्त प्रजाति है। इसके अलावा अभी एक और प्रजाति हम लोगों ने विकसित की गई है जिसका नाम है IPF 4-9। ये भी बहुत ही उपयुक्त प्रजाति है। इसकी उत्पादन क्षमता भी लगभग 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये भी 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अब दूसरे जो प्रजातियाँ दूसरे तरह की हैं वो बौनी प्रजातियाँ हैं। वो भी हम लोगों ने पाया है कि बौनी प्रजातियाँ भी बहुत उपयुक्त हैं। इनमें प्रमुख प्रजातियाँ हैं प्रकाश, विकास, IPFD 10-12 और एक और प्रजाति है KPMR 522। इनकी उत्पादन क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। इन प्रजातियों की बीज दर लगभग 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। ऊंचे कद की प्रजाति में अगर बीज दर की बात की जाए तो ये लगभग 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से करनी चाहिए और बोने से पहले इसका बीज उपचार जो है राइजोबियम कल्चर से करना चाहिए, जिसमें 250 ग्राम के पैकेट से करीब आप 8 से 10 किलो बीज को आप ट्रीट कर सकते हैं। अब हम खाद की बात करेंगे। नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और 60 किलोग्राम फास्फोरस। तो इसलिए अगर 100 किलो DAP हम डालते हैं तो इससे हमारा ये काम हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, अगर आप बौनी प्रजातियाँ लगाने जा रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन की थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा डालनी पड़ती है। तो इसलिए उसमें करीब 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, फास्फोरस 60 किलोग्राम जितना रहता है ऊँचे कद प्रजाति उतना ही रहेगा। और इसमें हम आधा डोज है बुआई से पहले डाल देते हैं और जो बचा हुआ है वो फूल आने पे यूरिया अगर इसका छिड़काव कर दें तो उसमें दाने अच्छे पड़ते हैं। अब हम बुआई की विधि के बारे में बात करेंगे। जो लाइन में ही इसकी बुआई करनी चाहिए और 2 लाइन के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि ऊंचे कद के प्रजातियों के लिए उपयुक्त पाया गया है। लेकिन अगर आप बौनी प्रजातियाँ लगाते हैं तो इसके लिए हम 22.5 सेंटीमीटर 2 लाइन के बीच की दूरी होनी चाहिए। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं खरपतवार नियंत्रण भी दलहनी फसलों में बहुत ही आवश्यक है और इसके लिए हम संस्तुत हमारे जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि बुआई के 24 घंटे के अंदर स्टाम्प पेंडिमिथिलिन का छिड़काव करें, जिसके लिए करीब 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के लिए इसके लिए उपयुक्त पाया गया है। इसका छिड़काव करें और एक बार इसकी जो है निराई करना चाहिए, वो लगभग 35 से 40 दिन पे एक बार निराई करें। इस प्रकार किसान भाइयों हम एक अच्छी मटर की फसल उगा सकते हैं। प्रदेश की मुख्य व्यावसायिक फसल गन्ना की खेती बड़े व्यापक पैमाने पर की जाती है तथा जिन किसान भाइयों ने पेड़ी गन्ना या शरदकालीन गन्ने की फसल ली होगी उसकी कटाई पर गन्ना मिल पर भेजने की तैयारी कर रहे होंगे। परंतु किसान भाइयों, मैं यहाँ याद दिलाना चाहती हूँ कि जल्दबाजी में कटाई के समय आपके द्वारा की गई थोड़ी सी गलती या लापरवाही के कारण आपके गन्ने का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि किसान भाई गन्ने की सही प्रकार से कटाई, सफाई इत्यादि पर विशेष ध्यान नहीं देते। इसके अलावा अपरिपक्व गन्ने की कटाई कर अधिक दिनों तक खेतों में गन्ने को छोड़ देना देखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप गन्ने में शर्करा प्रतिशत की गिरावट के फलस्वरूप गन्ना मिल से उचित मूल्य की प्राप्ति नहीं होती और प्रति एकड़ लाभ का दायरा घट जाता है। अतः किसान भाइयों, यदि आप गन्ने की कटाई करने जा रहे हों तो गन्ना कटाई के समय कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना है, इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सहारनपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक सिंह। किसान भाइयों, आज बात करते हैं कि जो गन्ने की कटाई किस तरीके से की जाए और कैसे उसको कोल्हू पर या चीनी मिल पर डाला जाए। चीनी मिल की जहाँ तक बात है, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, चीनी मिल की जो पेराई सत्र है अभी शुरू नहीं हुआ है और जिस कारण से देरी हो रही है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर से गन्ने का एक बाउल क्षेत्र कहेंगे या सबसे ज़्यादा गन्ना का क्षेत्र है वो, तो यहाँ पर जो गेहूँ की बुआई जो होती है तो किसान भाई कुछ गेहूँ की बुआई भी करना चाह रहे होंगे। तो इस समय किस तरीके से किसान भाई थोड़ा सा कटाई करेंगे, कौन से गन्ने की कटाई करनी है, कौन की जैसे कि और
क्या कौन सी पहचान है कि गन्ने की आप कटाई लायक हो गया है और उसमें गेहूं की बुआई की जा सकती है या कोई और बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो गन्ने की जो आप एक तो ये देखेंगे, खेत में जाकर देखें, गन्ने में अगर पीलापन दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर से पेड़ी जो है, जो पेड़ी होगी वो इस समय लगभग तैयार होगी, परिपक्व अवस्था में होगी और इस समय उसका वृक्ष लगभग 18 के आसपास हो रहा होगा। जो हैंड रिफ्रैक्टोमीटर होता है, जैसे गन्ना अगर आपके पास, किसान भाई के पास नहीं है, तो एक गन्ना ले जाएं और हैंड रिफ्रैक्टोमीटर की सहायता से ज़रूर चेक कर लें कि जो हमारा गन्ना है खड़ा हुआ है उसमें जो वृक्ष की मात्रा है 18 के आसपास हो गई है या नहीं है। क्योंकि अगर 18 नहीं हुआ होगा और 16 से 17 के बीच में होगा तो इसका मतलब ये है कि गन्ना अपरिपक्व अवस्था में खड़ा होगा और जिस कारण से जहां भी हम ले जाएंगे, गन्ना कोल्हू पे ले जाएंगे या चीनी मिल में ले जाएंगे, तो जो चीनी की मात्रा है या परता है वो कम होगा। तो 18 के आसपास जब वृक्ष है तो इसका मतलब है गन्ना परिपक्व अवस्था में। और ऊपर से आपको पहचान के लिए गन्ना पूरे खेत में पीलापन लिए हुए पत्तियां होंगी। और जो कटाई का तरीका है किसान भाइयों को थोड़ा सा उसमें ध्यान रखें, नीचे से कटाई, जमीन से मिला करके कटाई करें, जिससे कि जो अगली जो फसल की बुआई करनी है, जैसे गेहूं की बुआई करनी है, उसमें कोई समस्या ना हो। तो इस तरीके से ज़रूर खेत की जो कटाई है गन्ने की वो नीचे से मिलाते, सतह से मिलाते हुए करें। कभी कभी देखा ये गया है कि जल्दीबाजी में जो बावक गन्ना है उसकी भी कटाई कर देते हैं। तो इस समय बावक गन्ना जो है इस समय कटाई लायक नहीं हुआ होगा और पेड़ी का ही हुआ होगा। किसी परिस्थिति में अगर किसान भाइयों को लगता है कि लगभग हमारी जो फसल की अवधि है गन्ने की वो 10 महीने 11 महीने के आसपास हो रही है बुआई के बाद और उसकी पेड़ी भी आगे रखना चाहते हैं, तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो पत्तियां हैं वो ऊपर से बिछा दें, जिससे कि, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से देखा गया है कि जो पाले की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है और पाला खेत में गिरता है, जिसके कारण से जो गन्ने में फुटाव है वो नहीं उस समय हो पाता है। और वो जब टेम्परेचर राइज करता है, जैसे फरवरी के बाद मार्च में, तो उस समय ही फुटाव होता है। तो इस बीच में रखने के लिए गन्ने जो पत्तियां निकलती हैं उनको ऊपर से बिछा करके रख सकते हैं, जिससे कि जो गन्ने का फुटाव अच्छा हो। गन्ने की कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। धारदार औजार का इस्तेमाल कर जमीन की सतह से कटाई करें तथा ऊपरी भाग को काटकर हटा लें, क्योंकि ऊपरी भाग में शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद सारी पत्तियों की कटाई कर गन्ने को साफ कर लें। याद रहे, कटाई के 10 से 12 घंटे के अंदर रस निकाल लेना चाहिए। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। जीवनदायी पोटाश का है वरदान, क्योंकि इससे मिले पोटेशियम पौधों में कीड़े मकोड़े एवं बीमारी के दुष्प्रभाव को कम करता है और साथ ही फसल को ज्यादा पैदावार और अच्छी गुणवत्ता के साथ उपज देता है, यानी लाभ ही लाभ। IPL पोटाश यानी असली पोटाश। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मधुमक्खी पालन व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है शहद उत्पादन। तो मधुमक्खियों की उचित देखरेख तथा अन्य प्रक्रियाओं के दौरान हमें मधु निष्कासन प्रक्रिया को अपनाना होता है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, जैसे शहद निकालने का उचित समय, शहद की पहचान एवं शहद निकालने वाले यंत्र तथा बर्तनों की साफ सफाई इत्यादि। यदि हमारे मौन पालक शहद निकालते समय इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अमल में नहीं लाएंगे तो शहद की निम्न गुणवत्ता एवं प्रति मौन बॉक्स से कम शहद की प्राप्ति होगी, जिसके कारण आपको शहद का उचित मूल्य न मिलने के कारण आपको इस व्यवसाय से हानि उठानी पड़ेगी।
इसलिए मौन पालक भाइयों, आपको शहद निष्कासन के समय कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, इसकी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं एक प्रगतिशील मौन पालक। तो देखिए और लाभ उठाइए। किसान भाइयों, जैसा कि अभी हनी फ्लो चल रहा है, सरसों तैयार है, एकदम यूकेलिप्टस भी खिल रहा है। तो जिन किसान भाइयों के बक्से यूकेलिप्टस सरसों मिक्स एरिया में हैं, उनका तो राउंड लगभग तैयार ही होगा। तो किसान भाइयों देखिए, मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि अच्छे शहद उत्पादन के लिए आप सुपर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि सुपर से जो हम शहद निकालते हैं उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश से अधिकांश जो शहद है वो निर्यात होता है। तो सुपर से जो हम लोग शहद निकालते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, और ब्रूड चैम्बर से शहद निकालते हैं उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती। क्योंकि ब्रूड चैम्बर में जो शहद निकलता है वो सिंगल प्रोसेसिंग का होता है, और जो सुपर में शहद होता है वो मधुमक्खियाँ उसकी डबल प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी मॉइस्चर की मात्रा भी अच्छी होती है। तो किसान भाइयों, यदि आप सुपर से शहद निकालें तो आपका देखिए कि मौनवंश भी स्वस्थ रहेगा। बहुत सारी बीमारियां हैं जो वो अपने आप उनका निदान कर लेती है मधुमक्खियां हमारी। लेकिन जब हम बार बार ब्रूड चैम्बर से शहद निकालते हैं, उसका एक तो नुकसान ये होता है कि जो रॉयल जेली उसमें अंडा लार्वा अवस्था में पड़ी हुई होती है, जब आप उस फ्रेम को निकालते हैं तो घुमाते हैं मशीन के अंदर, तो पूरी रॉयल जेली वो दीवारों से लग करके शहद में आ जाती है, जिससे हनी में हमारे प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और वो जो है निर्यात में उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है। तो किसान भाइयों, एक तो ब्रूड चैम्बर से शहद ना निकालें, और यदि कुछ अपरिहार्य कारणों से निकालना भी पड़ता है तो जो अनसील्ड लार्वा है, अनसील्ड लार्वा अवस्था है, उसका शहद बिल्कुल ना निकालें। अगर प्यूपा अवस्था है, बिल्कुल निकलने वाली है मधुमक्खी और शहद उसमें ज़्यादा है, तो थोड़ा बहुत उसको निकाल भी सकते हैं। लेकिन जो अनसील्ड हमारा लार्वा है उसका शहद बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि वो टेम्परेचर उसका डाउन हो जाता है, और अगर रॉयल जेली उसमें पड़ी होती है वो बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार आपका जो मौनवंश है वो कई बीमारियों से ग्रस्त होने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, जब आप शहद निकालने के दिन का चयन करें, एक तो उस दिन साफ़ सुथरा मौसम होना चाहिए, तेज़ हवाएँ ना चलती हों, तो ऐसा दिन आप देखें। और ये समझिए कि सर्दी का अगर मौसम है तो 10 से 4 बजे तक ही आप अपने मौनवंशों में काम करें, शहद निकालने का कार्य करें। तो जब देखिए जो छत्ते लगभग 80%, 60 से 80% सील कर देती है मधुमक्खी, वही आप छत्ते निकालें। क्योंकि आप जानते हैं कि मधुमक्खी जब फूलों से रस एकत्र करती है तो उसमें 40% पानी की मात्रा होती है। वो पंखों से फेनिंग करके उसकी नमी की मात्रा कम करती है, और नमी की मात्रा जब उसमें कम 18 से 20-22% रह जाती है तो उसको वैक्स से सील करती हैं। वो शहद आपको निकालना चाहिए। वो आपका ज़्यादा दिन तक आप उसको रख भी सकते हैं, और निर्यात में भी उसका अच्छा मूल्य आप प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जब आप देखते हैं कि 60 से 80% तक आपका सील कर देती है मधुमक्खी, बंद कर देती है उसके सेल, तो उसको आपको निकालना चाहिए। अच्छा चाकू स्टेनलेस स्टील का आपके पास होना चाहिए, उससे अनकैपिंग करें और उसके बाद एकदम ढक करके रखें। ढका हुआ बक्सा आपका जो हनी चैम्बर जरूर होना चाहिए। जालीदार जो कमरा होता है शहद निकालने, क्योंकि धूल उड़ती है, कुछ गिर भी सकता है ऊपर से, पेड़ों के नीचे कई बार लोग निकालते हैं तो कुछ गिरने की संभावना रहती है। और बहुत ज़्यादा जो लोग शहद छत्ते निकालने वाले होते हैं वो ध्यान रखें कि जिस फ्रेम के ऊपर रानी होती है उसको ना झटकें, क्योंकि रानी मधुमक्खी भारी होती है, उसकी ओवरी भरी रहती है अंडों से। तो उसको उस अवस्था में आपको करना चाहिए कि धीरे से जो रानी वाला फ्रेम है उसको धीरे से साइड में लगा दें, उसको बहुत तेज़ी से ना झटकें। रानी वाला फ्रेम ना ही निकालें तो ज़्यादा अच्छा है, और उसके बाद बाकी फ्रेम निकाल लें। लेकिन अनसील्ड लार्वा जो है, लार्वा के फ्रेम आपको नहीं निकालने हैं, केवल सील्ड ब्रूड वाले फ्रेम आप निकाल सकते हैं। और जो 80% जो है सील कर दिए हों वही आप छत्ते निकालें, सॉफ्ट ब्रश से साफ़ करें, और उसके बाद तेज स्टेनलेस स्टील के चाकू से का प्रयोग करके उसको अनकैपिंग करें और शहद निकालें। शहद निकालने के उपरांत आपको अच्छे साफ़ सुथरे बकेट का इस्तेमाल करना चाहिए, टिन वगैरह का इस्तेमाल ना करें। यदि टिन भी हों तो साफ़ सुथरे धुले हों। वैसे फूड ग्रेड प्लास्टिक के कंटेनर अभी अवेलेबल हैं सब जगह, उनका आप प्रयोग करें तो निश्चित रूप से आपके शहद की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होगी और आपको बाज़ार में अच्छे रेट प्राप्त हो सकेंगे। किसान भाइयों, यदि आप अच्छा जो सील्ड शहद निकालते हैं तो उसमें एक तो ये देखिए जो भी कंटेनर में आप स्टोर करते हैं तो वो एयर टाइट करके रखना चाहिए। यदि आप एयर टाइट नहीं करें, क्योंकि हनी जो है हाइग्रोस्कोपिक होता है, वातावरण से नमी अपने अंदर ले लेता है और ऊपर की लेयर उसकी धीरे धीरे पतली होती है और झाग उठ जाते हैं। तो बिल्कुल उससे बचने के लिए, आपका शहद खराब ना हो, उससे बचने के लिए आपको अपना कंटेनर जो है वो एयर टाइट करके रखना चाहिए, और 1 महीना 2 महीना आप उसको रख सकते हैं। यदि उसमें मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा 24-25 मॉइस्चर है, तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। यदि 20-22 मॉइस्चर वाला शहद है वो ज़्यादा समय तक रुका रहेगा। तो इसलिए आप अच्छा जो सील कर दे जब मधुमक्खी 80% तक, तब आप उस छत्तों को निकालें तो आपका शहद ज़्यादा दिन तक रखा रहेगा। और शहद को खुले में, धूप में ऐसे ना रखें, किसी अच्छे साफ़ सुथरे कमरे में शहद का स्टोरेज करें।
आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस सप्ताह का मौसम का मिजाज और इस मौसम के अनुसार खेती बाड़ी में अपनाए जाने वाले प्रबंधन कार्य। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 5 से 6 दिनों में इन क्षेत्रों में आकाश लगभग साफ रहने, दिन एवं रात्रि के तापमानों में गिरावट जारी रहने के कारण अधिकतम तापमान 26.2 से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड एवं न्यूनतम तापमान 10.2 से 12.4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, रात्रि में ठंड का प्रकोप बने रहने, सुबह के समय हवा में नमी 92 से 94% एवं दोपहर के बाद हवा में नमी 50 से 56% के मध्य रहने, हवा 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से बहने तथा इस सप्ताह के आने वाले 5 से 6 दिनों में इन क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। अतः ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों में इस सप्ताह कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। इस सप्ताह से गेहूं की बुआई हेतु अनुकूल तापमान रहने की संभावना है। अतः सलाह दी जाती है कि किसान भाई उचित मृदा नमी वाले खेतों में इस सप्ताह से गेहूं की बुआई प्रारंभ कर दें। कम मृदा नमी वाले खेतों में गेहूं की बुआई कदापि न करें, क्योंकि इससे बीज के जमाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तैयार खेतों में इस सप्ताह बुआई हेतु गेहूं की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों जैसे यूपी 2382, यूपी 2338, यूपी 2584, यूपी 2572, यूपी 2554, HD 2687, PBW 550, PBW 502, PBW 343, PBW 154, WH 542 आदि में से किसी प्रजाति के प्रमाणित बीज का ही चयन करें। देसी हल अथवा ट्रैक्टर चलित फरो ओपनर की सहायता से 23 सेंटीमीटर की दूरी पर कूण बनाकर 40 से 42 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से बोएं। बुआई करते समय ध्यान रखें कि बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर से अधिक न हो। अधिक उपज प्राप्त करने हेतु मृदा परीक्षण के आधार पर सुझाए गए संतुलित उर्वरक दें। लेकिन जो किसान भाई किसी कारणवश मिट्टी की जांच न करा पाए हों, वे गेहूं की फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व देने हेतु बुआई के समय 50 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा जिंक तत्व की कमी की दशा में 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से खेत की मिट्टी में आखिरी जुताई पर समान रूप से मिला दें, जिससे कि बीजों का अच्छा व समय से जमाव हो सके। किसान भाई फर्टी सीड ड्रिल द्वारा भी गेहूं की बुआई कर सकते हैं। इस यंत्र द्वारा बीज एवं खाद की उचित मात्रा में बुआई की जा सकती है। साथ ही बीज एवं खाद समुचित गहराई पर पड़ने से अंकुरण तथा पैदावार में बढ़ोतरी होने के साथ साथ प्रति घंटा अधिक क्षेत्रफल में बुआई की जा सकती है। जो किसान भाई घर का बीज बो रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे बीज के अच्छे तथा समय से जमाव हेतु तथा बाद में फसल को खुला कंडुआ, गिरुई या झुलसा आदि रोगों से बचाने हेतु बीज को बुआई से पूर्व 2 ग्राम थायरम तथा 1 ग्राम बाविस्टिन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य कर लें। आलू की पहले बोई गई फसल यदि 20 से 25 दिन की हो गई हो, तब हल्की सिंचाई इस प्रकार करें कि पूरी मेड़े पानी से न डूबे तथा बाद में ओट आने पर 20 से 25 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से पंक्तियों के बीच में समान रूप से डालकर मिट्टी चढ़ा दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हुसैनगंज, जिला फतेहपुर के धनंजय मौर्य ने। आपने बैगन की फसल में बीमारियों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है।
किसान भाइयों, बैंगन में जो हमारी गुणवत्ता और उसकी उत्पादकता दोनों ही प्रभावित होती हैं। उसमें जो मुख्य रूप से हमारी बीमारी लगती है फुमाप्सिस, जो हमारी एक बीमारी अंगमारी जो बीमारी लगती है, जिसको फुमाप्सिस ब्लाइट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो बीमारी होती है। और ये हमारी फफूंदी या कवक से जो ये हमारी बीमारी फसल में लगती है। इसके जो पहचान के लक्षण हमारे फसल में दिखाई पड़ते हैं कि जब आप देखेंगे शुरुआती दौर पर जब इस रोग का प्रकोप होता है फसल पर, तो हमारी पत्तियों में कत्थई या भूरे रंग के हल्के हल्के से धब्बे बनते हैं। और जैसे ही रोग का प्रकोप बढ़ता है वो धब्बे हमारे तने और कभी कभी उसका लक्षण हमारे फल पर भी प्रतीत होने लगते हैं। इसके लिए किसान भाइयों आप देखेंगे कि जो हमारे फल होता है, कभी कभी जो हमारे को फलों का जहाँ से जो तना लगा होता है वहाँ पर भी हल्की हल्की सी सड़न आ जाती है, जिससे भी हमारे फसल कभी कभी असमय ही हमारे पौधे से नीचे गिर जाते हैं, जिसकी गुणवत्ता और उत्पादन दोनों ही प्रभावित हो जाते हैं। किसान भाइयों, इस रोग से हमें बचाने के लिए अपनी फसल के लिए सबसे पहली बात ये आती है, इसको बचाने के लिए हमारे पास जो मुख्य रूप से दवा आती है ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से एक दवा आती है। अगर ये दवा नहीं मिल रही है, दूसरी दवा आती है मैनकोजेब। इस दवा की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर की पानी में घोल बना करके अगर हम 8 और 10 दिन के अंतराल पर 1 या 2 छिड़काव कर देते हैं तो इस हमारी जो एक बीमारी लगती है इससे अपनी फसल को बचा करके एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से किसान भाइयों, जो बैंगन को प्रभावित करने वाले या जो उत्पादन और उत्पादकता को प्रभावित करने वाली जो दूसरी बीमारी लगती है, जिसका भी प्रकोप हमारे किसानों के द्वारा फसल पर देखा जा रहा है, वो होती है जीवाणु उकठा। ये हमारी जो बीमारी होती है एक्चुअल में ये जीवाणु जनित बीमारी होती है। और इसका लक्षण भी हमारे पत्तियों पर आप देखेंगे तो पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। धब्बे बनने के साथ ही साथ जब इसकी हम जड़ के साथ साथ अगर हम तना को काटते हैं तो उस तना में जब काटेंगे तो उस तना में इसके इस जीवाणु का अवरोध स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कभी कभी इसके प्रकोप से हमारे फसल सूखने की भी कगार आ जाती है। किसान भाइयों, इस रोग से भी हमने अपनी फसल को बचाने के लिए इस तरह से किसान भाइयों 100 मिलीग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को 1 लीटर पानी में घोल करके अगर हमारी पौध को रोपाई के पहले उससे हम शोधित कर लेते हैं तो हमारी फसल में जीवाणु उकठा रोग नहीं लगता है। एक और विशेष ध्यान देने की किसान भाइयों को आवश्यकता है कि अगर जिस खेत में ये रोग पूर्व में देखा गया हो तो कोशिश करें वहां पर इस तरह के बैंगन की खेती या इस तरह के रोग से ग्रसित जो है वहां पर क्रॉप रोटेशन फसल चक्र को अपनाने की आवश्यकता है। किसान भाइयों, खड़ी फसल में जीवाणु उकठा रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर दूर ले जाकर मिट्टी में दबा दें अथवा जला दें तथा फसल पर रासायनिक नियंत्रण हेतु 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एवं 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इससे फसल के अन्य पौधों को रोग आक्रामकता से बचाया जा सकता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।